फ्रेंड्स, श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम मुख्तसर अफसाना, उसकी तारीफ और उसकी मुख्तसर तारीख का जायज़ा लेंगे। इससे पहले हमने उर्दू अदब की दो अहम सनफ़ दास्तान और नॉवल का जायज़ा लिया था। तो आइए मुख्तसर अफसाना, उसकी तारीफ और मुख्तसर तारीख के बारे में हम जानते हैं। मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब से उर्दू अदब में दाखिल हुआ। मुख्तसर अफसाना को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसमें मुख्तसर यानी छोटा किस्सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़िंदगी का एक वाक़या, एक किरदार, एक जज्बा, एक ख्याल या ज़िंदगी की एक झलक पेश की जाती है। इख्तिसार, जिद्दत, वहीदत तासीर, जामियत, रोमानियत उसकी इम्तियाजी खुसूसियात है। अफसाना एक जदीद अदबी सनफ़ है जो वक्त की तकाज़ों के सबब वजूद में आई। इससे पहले नॉवल निगारी का चलन था। अमेरिकी अदीब एड ग्रिलन पू ने अफसाने की तारीफ इस तरह की है। मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सनफ़ है जो एक ही नसत में पढ़ी जा सके, यानी एक ही बार में पढ़ी जा सके, जो मुतासिर कुन अंदाज में लिखी गई हो, यानी मुतासिर करने वाले अंदाज में लिखी गई हो। ऐसा किस्सा हो जो कि प्रभावित करने वाला हो, जिसमें वहीदत तासीर और जामियत हो। मुख्तसर अफसाने की इम्तियाजी खुसूसियात इख्तिसार है, यानी मुख्तसर अफसाने की जो सबसे अच्छी खुसूसियात है, सबसे बड़ी खुसूसियात है, वो क्या है? उसका इख्तिसार यानी उसका संक्षिप्तीकरण है। इसमें गैर जरूरी और गैर मुत्तलिक बातों की गुंजाइश नहीं होती। ना तो तवील मुकालमे होते हैं, ना मंजर निगारी। हर जगह इख्तिसार को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी मुख्तसर अफसाने की जो अहम खुसूसियात होती है वो उसकी संक्षिप्तीकरण, इख्तिसार होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। इसमें गैर जरूरी और गैर मुत्तलिक यानी जो अफसाने से जुड़ी हुई बातें नहीं हो, उनकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। ना तो इसमें तवील मुकालमे, तवील मीन्स लंबे, मुकालमे मीन्स डायलॉग, यानी ना तो इसमें लंबे डायलॉग होते हैं, ना मंजर निगारी, ना ये दृश्यों के बारे में बताया जाता है। हर जगह इख्तिसार को, यानी हर जगह वहाँ पर उसके संक्षिप्तीकरण को मद्देनज़र रखा जाता है। मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी हस्बे जेल हैं, यानी मुख्तसर अफसाने के जो अज्जाए तरकीबी होते हैं, जो प्रमुख जज होते हैं, जो वो ये हैं। नंबर 1 है कहानी, नंबर 2 प्लाट, नंबर 3 किरदार, नंबर 4 मुकालमा, नंबर 5 है पस मंजर या जमाबे मकाम, नंबर 6 है असलूब और नंबर 7 है नुक्ताए नज़र। इसमें सबसे पहला मुख्तसर अफसाने का जो जज है वो है उसकी कहानी। अफसाने में एक कहानी होती है जो बहुत मुख्तसर होती है, यानी छोटी होती है। तो एक कहानी में, अफसाने में एक छोटी कहानी को लिया जाता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी का पूरा अहाता नहीं होता, यानी इंसानी ज़िंदगी को पूरा बयान नहीं किया जा सकता है, बल्कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक वाक़या या मकसद को चंद किरदारों के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाता है, जो अपनी जगह जामा और मुकम्मल होते हैं। यानी एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें चंद किरदार होते हैं। इसमें किसी इंसानी ज़िंदगी की कोई एक किस्से कहानी को बयान किया जाता है, ना कि उसकी पूरी ज़िंदगी को। इसके बाद दूसरा इसका अहम जज है प्लाट। अफसाने का बुनियादी उनसर है, यानी प्लाट क्या है? अफसाने का बुनियादी उनसर, उसका एक प्रमुख जज है, जिसमें मरकजी ख्याल को पेशे नज़र रखकर वाक़ियात को तरतीब दी जाती है, यानी निरंतरता दी जाती है। वाक़ियात में रबत का होना ज़रूरी है। रबत का मतलब निरंतरता, यानी कोई भी वाक़या जो पेश किया जा रहा है अफसाने में, उसमें एक निरंतरता का होना बेहद ज़रूरी होता है। एक वाक़ये का दूसरे वाक़ये से ऐसा तालमेल हो कि आपस में फ़र्क करना मुश्किल हो, यही प्लाट का फ़न है। यानी जो भी वाक़या बयान किए जाते हैं अफसाने में, उन वाक़यों में आपसी तालमेल होना बेहद ज़रूरी है, यही प्लाट का फ़न माना जाता है। इसके बाद तीसरा अहम जज अफसाने का है किरदार। किरदार निगारी अफसाने में बड़ी अहमियत रखती है, यानी कोई किस्सा कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसमें
किरदार अच्छे नहीं होंगे तब तक वो किस्सा या कहानी सही कामयाब नहीं मानी जा सकती है। तो किस्से को आगे बढ़ाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? किरदारों का सहारा लिया जाता है। लेकिन इख्तिसार के मद्देनजर अफसाने में चंद किरदार ही पेश किए जाते हैं। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो दूसरे सनफ़ों के बारे में कि दास्तान में एक किस्से के साथ दूसरे किस्से जुड़े हुए होते हैं जो कि हकीकी ज़िंदगी से नहीं बल्कि एक तरीके से ख्याली दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। इसमें किरदारों की भरमार होती है। वही नॉवेल में अंतर सिर्फ इतना होता है कि हकीकी ज़िंदगी से उसके किस्से कहानी से जुड़े होते हैं, लेकिन उसमें भी किरदारों को बखूबी पेश किया जाता है, यानी कई किरदार उसमें भी होते हैं। लेकिन अफसाना इन दोनों से थोड़ा अलग है। अफसाने में जो भी किरदार होते हैं वो बहुत ही गिने चुने होते हैं जो कि कहानी की मांग होती है, और किरदार का एक ही रुख पेश किया जाता है, यानी किरदार की पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता बल्कि उसकी ज़िंदगी के किसी हिस्से को ही बयान किया जाता है। इसलिए चंद जुमलों में या एक पैराग्राफ में उस किरदार की पूरी ज़िंदगी का नक्शा पेश कर दिया जाता है। मुकालमा, इसके बाद दूसरा अहम जज है इसका मुकालमा। तो किरदारों की आपसी गुफ्तगू क्या कहलाती है? मुकालमा कहलाती है। यानी जो किरदारों के बीच में आपसी बातचीत होती है उसे डायलॉग कहा जाता है। मुकालमे किरदार की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को बेनकाब करते हैं। यानी मुकालमे जो डायलॉग लिखे रहते हैं वो किरदार की शख्सियत कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, वो किस तरह का इंसान है, तो उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेनकाब किसके जरिए किया जाता है? मुकालमों के जरिए। किरदार जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है, यानी जिस तबके का है, उनकी हैसियत बेमर्तबा की मुनासिबत से मुकालमे अदा किए जाते हैं। मुकालमे गैर फितरी न लगे इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें भी इख्तिसार को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी यहाँ बताया गया है कि किरदार किस तबके का है, यानी वो एक छोटा किसान है या कोई अमीर आदमी है, तो उसी के मुताबिक उसका जो तबका होता है उसी के मुताबिक उसके मुकालमे लिखे जाते हैं। यानी किसान के मुकालमे जो होंगे वो किसान के तरह ही होंगे। पस मंजर या जमावे मकाम, यानी दृश्य, या बोल सकते हो आप जमावे मका। जमा यानी उस जमाने का दौर, या मका यानी उस जगह जहाँ की किस्से कहानी को बयान किया गया है। मुख्तसर अफसाने में पस मंजर और जमा व मका का होना लाजमी है। यानी जो कहानी लिखी जा रही है, जो कहानी बयान की जा रही है, वो किस ज़माने की है, किस जगह की है, इस मुख्तसर अफसाने में इसका जिक्र होना भी बेहद ज़रूरी माना जाता है। हर कहानी का कोई पस मंजर ज़रूर होता है जो किस्से और किरदारों को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे कि किसी किसान की कहानी को बयान किया गया है तो गाँव कि जो पस मंजर है उसको बखूबी यहाँ पर बयान किया जाना बेहद ज़रूरी होता है। इख्तिसार के पेश नज़र जमा व मका दोनों का अफसाने में बेग वक्त होना ज़रूरी है। इसके बाद जो अगला अहम जज है असलूब। असलूब मीन्स होता है बयान करने का तरीका। तो हर अफसाना निगार का अपना असलूब होता है, यानी जो अफसाना निगार कहानीकार होता है वो अपनी कहानी को किस तरह से पेश करता है उसका अपना तरीका होता है। असलूब का अच्छा या बुरा होना अफसाने की कामयाबी और नाकामी की दलील होता है। यानी चाहे कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे उसमें किरदार भी कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस कहानी को अच्छे ढंग से पेश नहीं किया जाएगा, कारी को जब तक वो अच्छा नहीं लगेगा तब तक वो कहानी या कह सकते हैं अफसाना एक कामयाब नहीं माना जाता है। अफसाना निगार को इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए फ़िक्रे और जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ता है और मरकजी ख्याल को ही पेश नज़र रखा जाता है। वाक़या और किरदार को असलूब के ज़रिए ही उभारा जाता है। यानी यहाँ पर भी असलूब जो बयान करने का तरीका है उसमें भी अफसाना निगार को इख्तिसार का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो भी फ़िक्रे और जुमले वो इस्तेमाल करेगा, यानी जो भी वाक्य वो इस्तेमाल करेगा उसमें भी वो इख्तिसार को मद्देनज़र रखेगा और मरकजी ख्याल को पेश नज़र रखा जाता है। यानी कहानी क्यों लिखी गई है, क्या मकसद है, उसको ही यहाँ पर पेश नज़र रखा जाता है। इसके बाद अगला जज है नुक्ताए नज़र।
हर अफसाना निगार ज़िंदगी के मुतल्लिक अपना एक अलग नज़रिया और नुक्ता नज़र रखता है। यानी हर अफसाना निगार को ज़िंदगी के मुतल्लिक कोई ना कोई एक अलग नज़रिया नुक्ता नज़र मुतासिर करता है जो उसके अफसानों में साफ नज़र आता है। जैसे राशिदुल खेरी के यहाँ समाजी इस्लाही, सज्जाद हैदरुल दरम के अफसानों में रूमानियत और प्रेमचंद के अफसानों में हकीकत निगारी पर जोर दिया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो अपने अफसाने लिखे हैं उसमें ज़िंदगी की हकीकतों को बखूबी पेश किया गया है। आगे है मुख्तसर अफसाने का इर्तिका, यानी किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और मुख्तसर अफसाना किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने अंजाम तक पहुंचा। तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने के इब्तिदाई नमूने 20वीं सदी की इब्तिदा में ही मिलते हैं। बाकायदा अफसाने का आगाज प्रेमचंद से होता है। जिस तरीके से दास्तान लिखने वाले सबसे पहले मीर अमन दहलवी को माना जाता है और नॉवेल लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद है, सबसे पहले नॉवेल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को माना जाता है, वैसे ही उर्दू नस्र में जो मुख्तसर अफसाना है उसमें सबसे पहला जो अफसाना निगार माना गया है वो है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अफसाने को फ़नी हैसियत अता की, वतन परस्ती, समाजी, इस्लाही और देहाती ज़िंदगी के मसाइल को अपने अफसानों में जगह दी। सोजे वतन उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन बन गया है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन है। कौन सा है? सोजे वतन। सज्जाद हैदरुल दरम रूमानी अफसाना निगार हैं। नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, सुल्तान हैदर जोश के अफसानों में भी रूमानियत देखने को मिलती है। 1936 में, यानी इनके बाद जो 1936 के मशहूर अफसाना निगार रहे हैं तो उनमें अफसानवी मजमुआ सबसे फेमस हुआ है अंगारे ने अफसानवी अदब में इनकलाब पैदा कर दिया। तो 1936 में आया हुआ अफसानवी मजमुआ था अंगारे, जिसने अफसानवी अदब में इनकलाब पैदा किया। उन अफसानों में रूमानियत से बगावत, हकीकत निगारी और जिनसी मामलात पर जोर दिया गया है। इसमें लिखने वाले रशीद जहां, अहमद अली, सज्जाद जहीर और महमूदुल जफ़र थे। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी मोस्टली बन जाता है कि अंगारे जो अफसानवी मजमुआ है वो किस ने लिखा है। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ जिसमें अदब बराए ज़िंदगी पर जोर दिया गया। अफसानों में हकीकत निगारी और मकसदियत जैसे मौज़ूआत ने फ़रोग़ पाया। इस दौर के अफसाना निगारों में कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह वेदी, सादत हसन मिंटो, असमत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, हुस्न अस्करी और हसन अस्करी और मुमताज़ मुफ्ती के नाम काबिल जिक्र हैं। इसके बाद करतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजिरा मसरूर के अफसानों में ने भी काफ़ी मकबूलियत हासिल की। 1947 ईस्वी में जब मुल्क तकसीम हुआ, यानी मुल्क का जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद लिखने वालों में काजी अब्दुल सत्तार, गयास अहमद गद्दी, जोगेंद्र पाल, इकबाल मतीन, बलराज मेंद्रा, अनवर अजीम, इकबाल मजीद, सुरेंद्र प्रकाश और अनवर सज्जाद के नाम काबिले जिक्र है। यानी 1947 में जो अफसाने लिखे गए उनमें मुल्क तकसीम के बाद जो हालात पैदा हुए हैं अपने अफसानों में उन्होंने इसको जगह दी। मुल्क तकसीम के बाद लोगों को जितना दुख दर्द सहन करना पड़ा था, जो परेशानियां सामने आई थी, इन अफसाना निगारों के अफसानों में वो बखूबी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी उर्दू नस्र की ये अहम सनफ़ अफसाना, मुख्तसर अफसाना पूरा हुआ। इसकी मुख्तसर तारीख़ और तारीफ़ के बारे में आज हमने जायज़ा लिया। अगली वीडियो में हम मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद की सवाइने हयात पर गौर फरमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।